नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम केपलर के नियमों का अध्ययन यहां पर करेंगे। केपलर के जो नियम है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति से संबंधित नियम है। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए और तीनों नियम यहां पर इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे। क्या है देखिए, केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित जो 3 नियम दिए वो कौन कौन से हैं देखिए। केपलर ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम है वो देखिए। सबसे पहले जो पहला नियम है उस नियम को हम कहते हैं कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम पहले समझ लेंगे है क्या। देखिए दोस्तों, केपलर ने यह कहा कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अर्थात ग्रहों का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है तथा जो सूर्य है वो उस दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष के ऊपर उपस्थित होता है। एक बार फिर से मेरा ये जो स्टेटमेंट है, पहला नियम है वो सुन लीजिए कि ग्रहों का जो पथ होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, अर्थात ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा जो सूर्य है वो उसकी दीर्घ अक्ष के ऊपर उपस्थित होता है, बड़ी वाली अक्ष के ऊपर उपस्थित होता है। तो देखेंगे, समझेंगे। ये जैसे हमारे पास में ये इधर ये है सूर्य, ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर इस निश्चित कक्षा में ये कोई ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार पथ है। ये जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ। देखिए इस पथ को समझ लेंगे ये किस टाइप का होता है। जो जिस प्रकार से हमारे पास में वृत्त होता है तो उसमें एक केंद्र बिंदु होता है और केंद्र बिंदु से उसकी जो रेडियस है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहां पर जो पथ है, जो परिधि है, उसके केंद्र से जो डिस्टेंस है वो लगातार बदलती रहती है। और बदलने का तरीका भी देख लीजिए, इसमें एक दीर्घ अक्ष होती है, दूसरी इसमें लघु अक्ष होती है। तो दीर्घ अक्ष से लघु अक्ष तक लगातार इसकी डिस्टेंस कम होगी, फिर यहां से फिर इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी। इस तरीके से पथ का निर्माण करता है, जिसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं। क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्ताकार पथ कहा जाता है। और जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ में ही चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर कक्षाओं का जो नियम है वो क्या है? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में दीर्घवृत्ताकार
कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष पर उपस्थित होता है, जो बड़ी वाली अक्ष है पर उपस्थित होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य इसके मध्य में हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। एक बार इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए कि जैसे कोई जरूरी नहीं है कि इसमें भी सूर्य इसके केंद्र पर हो, यह भी आवश्यक नहीं है। इसकी जो दीर्घ अक्ष होती है, बड़ी वाली जो अक्ष होती है, उस अक्ष के ऊपर सूर्य मौजूद रहेगा, सूर्य अवस्थित रहेगा। तो बड़ी वाली अक्ष के ऊपर सूर्य हो सकता है और दीर्घवृत्त की जो परिधि है उससे सूर्य की जो डिस्टेंस है वो भिन्न भिन्न होगी। तो ये था केपलर का पहला नियम, जिसको हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम देखेंगे अब, दूसरा नियम जिसको हम क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं, क्षेत्रफलों का नियम। क्षेत्रफलों का नियम क्या है यह भी समझ लेंगे आप लोग। देखिए कि जो ग्रह और सूर्य है उनको मिलाने वाली रेखा के द्वारा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं। एक बार इस स्टेटमेंट को समझेंगे कि जो सूर्य ग्रह है वो किसी एक तल में चक्कर लगा रहा है। जैसे ये जो हमने ग्रह का पथ दिखाया है वो बोर्ड के तल में है, इसका जो पथ होता है वो किसी एक तल के अंदर ये चक्कर लगाएगा, एक तल में ही इसका पथ मौजूद होगा। अब जो ग्रह है वो समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसको मैं थोड़ा सा इसी डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा। यहां से आप देखिए कि जो सूर्य है वो इसके मध्य भाग में उपस्थित नहीं है, उसको हमने थोड़ा सा इधर दिखाया है। और जो इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं उनका वेग अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। जब वो सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं तो उनका वेग कम होता है। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनका वेग भिन्न भिन्न होता है। और जब वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं, ग्रह जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं तो उनका वेग अधिक, और जब वो सूर्य के जितने नजदीक होंगे उनका वेग उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के द्वारा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय किए जाएंगे। इसका मतलब समझना कि जैसे मान लीजिए कि जो ग्रह है वो इस बिंदु से इस बिंदु तक, ए से बी तक टी समय में पहुंच जाता है, टी समय में पहुंच गया तो फिर यहां पर ये घूमता हुआ ए डेश से बी डेश तक पहुंचने में भी टी समय ही ले रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा इतना क्षेत्रफल तय किया जा रहा है। और उतने ही समय में यहां पर दूसरी स्थिति हमने दिखाई है आप लोगों को, इसमें भी उतना ही क्षेत्रफल तय किया जाएगा उतने ही समय में। एक बार देखेंगे, इस क्षेत्रफल को यदि मैं A1 कह दूं, इस क्षेत्रफल को हम A2 कह दें, तो देखिए यहां से यहां तक जाने में समय t लगता है, यहां से यहां तक आने में समय t लगता है। तो समान समय अंतरालों में जो तय किए गए क्षेत्रफल हैं वो भी समान होंगे। A1 बराबर होगा A2 के। A1 किसके बराबर होगा? A2 के। इस नियम को एक बार समझ लेंगे कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के द्वारा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं क्षेत्रफलीय चाल, क्षेत्रफलीय चाल। तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। और यही है केपलर का क्षेत्रफलों का नियम, केपलर का क्षेत्रफलों का नियम। देखिए एक बार मैं इसका स्टेटमेंट पुट कर रहा हूं, फिर इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं। समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं। मैं चौंक ले लेता हूं। समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं। अब देख लीजिए एक बार इसको। अब देखिए आगे, इसका मतलब यह हुआ है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा की जो क्षेत्रफलीय चाल है वो नियत रहती है। अर्थात इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं वो देख लीजिए। अर्थात ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी क्षेत्रफलीय चाल है वो कांस्टेंट रहेगी, और इसको हम एक वीडियो में प्रूफ भी कर चुके हैं। उसके लिए भी आप एक वीडियो देख चुके हैं। अब यहां से यदि ये आप लोगों को समझ में आ गया तो इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे केपलर के तीसरे नियम की ओर। केपलर का जो तीसरा नियम है उसको हम कहते हैं आवर्तकालों का नियम। आवर्तकालों का नियम क्या है देखिए। आवर्तकालों का नियम यह कहता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो आवर्तकाल है उसका वर्ग उनकी औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए कि पहले तो हम आपको बताते हैं परिक्रमण काल या आवर्तकाल क्या होता है। कोई ग्रह जब एक पूर्ण चक्कर लगाता है तो उसमें लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, एक पूर्ण चक्कर लगाने में देखिए आवर्तकाल का मतलब है कोई दोलक या किसी कंपन गति, घूर्णन गति, दोलन गति के अंदर यदि कोई पिंड एक पूर्ण चक्कर लगाता है तो पूर्ण चक्कर में लगने वाला जो समय होता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। तो किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका वर्ग, अर्थात ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, और यही आवर्तकालों का नियम है। चलिए मैं इसको पुट करता हूं। इस नियम के अनुसार क्या है? किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके पथ की
उसके पथ की औसत त्रिज्या, उसके पथ की औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसको देखेंगे आप। आवर्तकालों का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके पथ की औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होती है। तो आवर्तकाल को हम t से लिख रहे हैं, उसका वर्ग हो जाएगा t स्क्वायर। औसत त्रिज्या यदि हम r कंसीडर कर लें तो उसका क्यूब। ये है हमारे तीसरे नियम का गणितीय रूप। तीसरे नियम का गणितीय रूप, यदि जो ग्रह है उसके औसत, जो वृत्ताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो उसके पथ की औसत त्रिज्या यदि हम r कंसीडर कर लें तो आवर्तकाल का वर्ग मतलब t स्क्वायर समानुपाती होगा r क्यूब के। तो दोस्तों ये था केपलर का तीसरा नियम, जिसको हम आवर्तकालों का नियम भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो केपलर के नियम है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।